आलोक लॉ क्लासेस से मैं प्रणीत पाराशर। हम लोग आईपीसी का चैप्टर 16 पढ़ रहे हैं। इसमें मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में बात कर रहे हैं। इस चैप्टर के चौथे भाग में सदोष अवरोध एवं सदोष परिरोध के बारे में बात की गई है। मैंने अपने पिछले वीडियो में सदोष अवरोध और सदोष परिरोध क्या होता है इसके बारे में बात की थी। उसके संबंध में दंड के क्या प्रावधान है उस पर बात की थी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सदोष परिरोध का अपराध किस तरह से गंभीर हो जाता है। सदोष परिरोध का अपराध तब और गंभीर हो जाता है जब सदोष परिरोध में रखे जाने की अवधि बढ़ जाती है। इसके आधार पर धारा 343 और 344 में दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि सामान्यतः 342 में सदोष परिरोध के लिए किए गए दंड के परिणाम से अधिक है। अब हम पढ़ते हैं धारा 343 को। 343 में 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध, अर्थात सदोष परिरोध में दिए गए दंड की मात्रा तब बढ़ जाती है जब सदोष परिरोध की अवधि 3 दिन या उससे अधिक दिनों के लिए होती है। यहां अधिक दिनों की माने मैक्सिमम लिमिट नहीं बताई गई है। इस धारा में मिनिमम बताया गया है, मैक्सिमम नहीं बताया गया। मैक्सिमम के बारे में बात कहां समझ में आएगी? जब हम इसके बाद की धारा को पढ़ेंगे। तो 344 में लिखा है 10 दिन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। तो धारा 343 किस तरह का प्रावधान करती है? धारा 343 कहती है कि जब सदोष परिरोध की अवधि 3 दिन से 9 दिन तक हो, 3 दिन से 9 दिन तक हो तो 343 में दंडित किया जाएगा। और अगर 10 दिन से 10वें दिन या उससे अधिक की अवधि, अधिक के लिए अब कोई लिमिट नहीं, वर्ष और कई वर्षों तक हो सकती है, तो 344 में 10 दिन और उससे ज्यादा के संबंध में प्रावधान किया गया है। अब बात करें 343 सेक्शन के अंदर क्या लिखा है। सेक्शन में लिखा है जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध 3 या अधिक दिनों के लिए करेगा वो 2 वर्ष तक के किसी माह के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा के आगे बढ़ते हैं, अगली धारा पे आते हैं। 344 में 10 दिन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध के बारे में बात की गई है। सेक्शन में इसी तरह की बात लिखी है, जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध 10 दिन या अधिक दिनों के लिए करेगा, यह मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, इसलिए दंड का प्रावधान 3 वर्ष तक का किसी भांति का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये दोनों धाराएं सदोष परिरोध की अवधि बढ़ने पर दंड की मात्रा को बढ़ाने का प्रावधान करती हैं और अपराध की गंभीरता के बारे में प्रावधान करती हैं। अब हम बात करते हैं 345 की। सेक्शन 345 में लिखा है ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसे छोड़ने के लिए रिट जारी किया जा चुका है या रिट निकल चुका है। इसमें हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि रिट का तात्पर्य क्या है। जैसा कि हम जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में और अनुच्छेद 226 में रिट के बारे में प्रावधान किए गए हैं। 5 प्रकार की रिट बनाई गई हैं, किंतु हमारी भारतीय दंड संहिता 1860 में बनी है। उस समय का यह प्रावधान है, तब 5 प्रकार की रिट नहीं थी। तो हम यहां पर रिट का तात्पर्य किससे निकालें? क्या सिर्फ 5 प्रकार की रिटों को ही रिट माना जाए, अर्थात रिट की परिभाषा कुछ और है? तो इसके लिए हमें कॉमन विधि का सहारा लेना पड़ेगा। हम देखेंगे कि जब भारतीय दंड संहिता बनी थी तब रिट का तात्पर्य क्या था। तो कॉमन विधि में रिट का तात्पर्य एक ऐसे औपचारिक आदेश से है जिसे प्रशासनिक या न्यायिक अधिकार से युक्त किसी संस्था द्वारा दिया गया हो। यह एक सामान्य सी परिभाषा है। इसमें 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं कि एक ऐसा औपचारिक आदेश है जिसे प्रशासनिक या न्यायिक अधिकार से युक्त किसी संस्था द्वारा दिया गया हो। प्रशासनिक और न्यायिक, हमारे यहां पर जो रिट का प्रावधान जो हम संविधान में पढ़ते हैं वो न्यायिक रिट है, न्यायालय द्वारा जारी की जाती हैं। लेकिन जब आईपीसी बनी थी तब रिट प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार से युक्त किसी संस्था द्वारा जारी की जाती थी। अर्थात इस धारा में रिट का तात्पर्य हमें इसी आधार पर लेना पड़ेगा
तो अब सेक्शन में चलते हैं। सेक्शन में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसके छोड़ने के लिए रिट जारी हो चुका है। जो कोई यह जानते हुए किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करेगा कि उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए सम्यक रूप से रिट जारी हो चुका है, अर्थात किसी व्यक्ति को छोड़ने के लिए विधिक तरीके से या उचित तरीके से रिट जारी हो चुका है, ऐसी स्थिति में यदि इस आदेश को प्राप्त करने के बाद भी या इस आदेश के बारे में जानने के बाद भी कि ऐसा रिट जारी हो चुका है, अर्थात ऐसा आदेश जारी हो चुका है, अभियुक्त ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति को छोड़ता नहीं है, तब उसके लिए धारा 345 में दंड का प्रावधान किया गया है। अब इसके दंड के बारे में बात करते हैं। इस धारा में लिखा है कि अभियुक्त 2 वर्ष तक के किसी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा, किंतु एक शर्त लगाई गई कि यह 2 वर्ष की जो अवधि है जिसके लिए अभियुक्त को दंडित किया जाएगा, वह इस अध्याय में किसी अन्य धारा के अधीन दंडनीय अपराध से अतिरिक्त होगी। पूरा अध्याय जो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के संबंध में है, उसके बारे में जो दंड का प्रावधान किया गया है वो तो अभियुक्त को मिलेगा ही। उसके अतिरिक्त अगर वह किसी व्यक्ति को परिरुद्ध करता है और यह जानते हुए परिरुद्ध करता है कि उसके विरुद्ध रिट निकल चुका है, तो 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास का दंड उसको दिया जाएगा। अब आज के वीडियो की आखिरी धारा 346 में गुप्त स्थान में सदोष परिरोध। तो जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रकार करेगा जिससे यह आशय प्रतीत हो कि ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति से हितवत किसी व्यक्ति को या लोक सेवक को ऐसे परिरोध की जानकारी न हो पाए। गुप्त स्थान का मतलब क्या? गुप्त स्थान का मतलब यह कि जिस व्यक्ति को अभियुक्त ने परिरुद्ध किया है उसको कहां परिरुद्ध किया गया है, कैसे परिरुद्ध किया गया है, इसके बारे में न तो किसी व्यक्ति को जानकारी हो, न किसी लोक सेवक को जानकारी हो, और न ऐसी जानकारी उसको हो पाए। इसके बाद लिखा है कि एतस्मिन् पूर्व वर्णित किसी ऐसे व्यक्ति, माने ऊपर जो आपको बता दिया गया, जिस व्यक्ति को जानकारी नहीं है या जिस लोक सेवक को जानकारी नहीं है, ऐसे लोक सेवक को ऐसे परिरोध के स्थान की जानकारी न होने पाए और न उसके बारे में पता चल पाए, इसके लिए अभियुक्त ने पूरी तैयारी कर ली है। अभियुक्त ने यह पूरी व्यवस्था कर ली है कि किसी व्यक्ति को अर्थात लोक सेवक को ऐसे गुप्त स्थान में परिरुद्ध किए जाने की जानकारी न पता चल सके, न वो वहां तक पहुंच सके, तब दंड का प्रावधान धारा 346 में दिया गया है। इस धारा के अंतर्गत जो दंड का प्रावधान है वो 2 वर्ष तक का किसी भांति का कारावास से दंडित किया जाएगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। किंतु दंड के साथ में एक बात और रखी गई कि जो सामान्यतः सदोष परिरोध का दंड है, जिसके बारे में धारा 342 में बताया गया है, उसके अतिरिक्त धारा 346 में दिया गया दंड होगा। अर्थात 2 वर्ष का जो कारावास धारा 346 में दिया गया है वो सदोष परिरोध के लिए धारा 342 में दिए गए दंड के अतिरिक्त होगा। इस प्रकार ये धाराएं सदोष परिरोध के संबंध में कुछ अन्य प्रकार के अपराधों की बात करती हैं, उनसे संबंधित अपराध की गंभीरता को देखते हुए दंड के प्रावधान की बात करती हैं। आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया। अब इस टॉपिक में अंतिम 2 धाराएं बची हैं जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।